नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो अखिलेश यादव पहुंच गए आजम खान से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात तो हुई, क्या बात हुई ये अभी सामने नहीं आया है। ना अखिलेश यादव ने बताया, ना आजम खान ने बताया। अखिलेश यादव ने जब मीडिया के सवालों की बौछार उनके ऊपर हुई तो उन्होंने दो चार बातें कही और बड़ी प्रशस्ति सी करी आजम खान की कि साहब वट वृक्ष की तरह हैं, छायादार पेड़ की तरह हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी छाया हमें मिलती रहती है। लेकिन मुलाकात के बाद एक घटना हुई है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। तो क्या आजम खान खामोशी ओढ़े रहे? जितने गिले शिकवे उनके भीतर उमड़ घुमड़ रहे थे, जितनी नाराजगियां उनके बयानों से आ रही थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक तो हम जरा इस पर बात करेंगे और इसी से जुड़ी हुई दूसरी घटना है मायावती की लखनऊ में 9 अक्टूबर को रैली, शक्ति प्रदर्शन। पता नहीं कितनी शक्ति बची है, क्योंकि विधानसभा में तो उनका एक एमएलए है और लोकसभा में तो आप जानते हैं खाता ही नहीं खुला था। दूसरी अहम घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे, नवी मुंबई में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पर करीब 19,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। अडानी की इसमें अहम भूमिका रही है। अडानी ने ही बल्कि प्रधानमंत्री की अगवानी की, उनको शॉल भेंट किया और कह सकते हैं कि ये देश के और मैं कहूंगा कि दुनिया के अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक है। इसकी भव्यता देखने लायक है। लेकिन हम आज इस एयरपोर्ट पर चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस अंश की जिसमें उन्होंने एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी के धागे खोल करके रख दिए, धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। पिछले दिनों आपने सुना था ना, राहुल गांधी क्या कह रहे थे, नरेंद्र सरेंडर। और इन्हीं के तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में इनके कच्चे चिट्ठे खोल करके रख दिए। उन्होंने कहा कि मुंबई अटैक के बाद और 163 लोगों के मारे जाने के बाद, जिनमें 6 अमेरिकन भी थे, उसके बाद कम से कम मैं और कुछ दूसरे लोग पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते थे, हमला करना चाहते थे, सेना करना चाहती थी, सेना की तैयारी थी। लेकिन तभी अमेरिका से कोंडालीजा राइस आई और उन्होंने एक प्रेशर बिल्डअप किया। वो जॉर्ज बुश का मैसेज लेकर के आई थी कि आप पाकिस्तान को आतंकवादी घटना का जवाब ना दें, प्रतिकार ना करें। और मनमोहन सरकार ने, कांग्रेस ने अमेरिका के उस प्रेशर के सामने घुटने टेक दिए। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ। धीरेन्द्र पुंडीर जी को भी अनुरोध किया गया है, वो भी संभवतः अपने शो के बाद आएंगे। तो सीधे जुड़ते हैं वीरेंद्र जी के साथ और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की रामपुर की घटना की। हेलीकॉप्टर में सवार होकर के अखिलेश यादव पहुंचे रामपुर और हेलीपैड पर आजम खान साहब ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। उसके बाद दोनों आजम खान के घर पर पहुंचे
और वहाँ के कुछ फ़ोटो भी आए हैं। आज़म खान के चेहरे पर जो कभी एक नूर, एक व्यंग, एक एक अजीब तरह की चमक हुआ करती थी, वो तो गायब है। और अखिलेश यादव उनके लिए एक पेन ले गए थे भेंट करने के लिए। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेन भेंट क्यों किया है। तो ये तो गुत्थी आप ही सुलझाएँगे। लेकिन कुछ बयान जो हैं वो हुए हैं। और वैसे तो जब प्रेस पूछ रही थी, तो झेप थी दोनों के चेहरों पर। लेकिन बाद में एक ट्वीट आया अखिलेश यादव का, उन्होंने लिखा कि क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। क्या मतलब है इसका? वो बता रहे हैं कि वो आजम साहब के प्रति जो है, जो पीड़ा के दौर से वो गुजरे हैं, वो इतने ज्यादा उससे व्यथित हैं कि वो आजम साहब को उर्दू में ही जो है अपने जो उनके हृदय की भावना बता रहे हैं। तो और ये कुछ नहीं है, और ये मैं जानता हूँ कि अखिलेश यादव की उर्दू में फीस माफ है, वो ज्यादा जानते नहीं उर्दू। ये कोशिश है। असली बात ये है कि आजम खान को भी मालूम है, अखिलेश यादव को तो मालूम ही है, क्योंकि फैसला उन्होंने किया है। अब अखिलेश यादव को रामपुर में आजम खान का विकल्प मिल गया है। जब एक मौलाना नदवी वहां से एमपी हो गया है, अभी 1 महीना पहले मौलाना नदवी जो संसद मार्ग की मस्जिद के इमाम हैं, वहां पे अखिलेश यादव पार्टी के सांसदों के साथ गए थे, उनकी पत्नी भी गई थी। और एक मौलाना ने बहुत भद्दी टिप्पणी की थी डिम्पल जी के वेशभूषा के ऊपर, और उस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी। बीजेपी ने भी उस पे जो है आलोचना की थी अखिलेश यादव की। तो अब तो अखिलेश यादव वहां बेमतलब नहीं गए थे, वो एक मैसेज देने के लिए गए थे कि देखिए ये हमारा नेता रामपुर का नया आ गया है। ये बात आजम खान को मालूम है, और आजम खान को ये भी मालूम है कि अब वो 77-78 ईयर्स के हो गए हैं। अब वो अखिलेश यादव को अपनी शर्तों पर कोई बात करने के लिए और कोई समझौता करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और अब आजम खान के सामने केवल एक ही चुनौती है कि वो अपने बेटे का जो राजनीतिक भविष्य है, अब्दुल्ला आजम, उसको कैसे सुनिश्चित करें। 2027 के विधानसभा चुनाव में उसको भी टिकट मिले। वो अकेला विधायक यूपी असेंबली का है जो 2 बार डिस्क्वालीफाई हुआ है कन्विक्शन के ऊपर। तो आजम खान का जो चैप्टर है वो अब जो है 1980 में विधायक बने थे, अब आज 45 साल हो गए हैं। ही हैड ए वेरी लॉन्ग कैरियर, एनफ इज एनफ। तो आजम खान तो जो है अभी फैक्टर रहेंगे, क्योंकि अभी तो 2027 में चुनाव है ही, अभी वो बहुत दूर नहीं है। तो तब तक तो आजम खान सक्रिय रहेंगे ही। और मुझे नहीं लगता कि अब आजम खान असेंबली का चुनाव लड़ना चाहेंगे, और पार्लियामेंट का तो लड़ने का सवाल ही नहीं होता, तब तक वो 80 साल के हो चुके होंगे। लेकिन आजम खान की जो तरबियत है, जो उनका संस्कार है, जो उनका स्वभाव है, वो चुप बैठने वाले व्यक्ति नहीं है। और आजम खान की एक खास बात ये भी है कि वो कभी सामान्य भाषा में बात नहीं करते। वो हमेशा गहरे व्यंग और बहुत ही जली कटी भाषा में बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत जाहिल आदमी हूं, मैं नहीं जानता कि रामपुर का एमपी कौन है। अब वो सीधे सीधे रामपुर के एमपी को जाहिल कहने के बजाय इनडायरेक्ट तरीके से उसको जाहिल कह रहे हैं, मैं जाहिल हूँ। तो आजम खान ने हमेशा तीखी बात की है, और लोगों को याद नहीं होगा 2009 के लोकसभा चुनाव में जब मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह से समझौता किया था, तब आजम खान ने बगावत कर दी थी। और आजम खान ने घूम घूम कर बुरी तरह से बहुत ही भद्दी भाषा बोली थी मुलायम सिंह के खिलाफ, लगभग गालियां दी थी। और उसके बाद आजम खान को पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया था लोकसभा चुनाव के बाद। और नवंबर 2021 में, ओ सॉरी, नवंबर 2011 में उनको पार्टी में वापस लिया गया था, क्योंकि 2012 में चुनाव थे, तो वो पार्टी में आ गए थे। तो आजम खान एक ऐसे व्यक्ति हैं, और अगर आजम खान को समझना हो तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना की जो जीवनी समझनी पड़ेगी। वो कभी संतुष्ट नहीं होते, और उनकी हमेशा से समाजवादी पार्टी में, या जनता दल की सरकार जब बनी थी 89 में, उनकी हमेशा ये राजनीति रही है कि जिस पार्टी में मैं रहूंगा, उसमें मुसलमानों का एकमात्र रहनुमा मैं ही रहूंगा। जैसे जिन्ना कहते थे ना
कि मैं भारत के मुसलमानों का सोल स्पोक्समैन हूँ। कांग्रेस चाहे कितने भी नेता मुसलमानों के लिए आए, वो मुसलमानों के नेता नहीं माने जाएँगे। मुसलमानों की तर्जुमानी, मुसलमानों की क़यादत और मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मुसलमानों का प्रवक्ता है और जो मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो केवल और केवल मुस्लिम लीग करेगी। ये आज़म खान की राजनीति हमेशा रही है और आज भी यही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और यही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है कि एक मुसलमान नेता ही मुसलमान का भला कर सकता है। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि केवल दलित की सरकार होगी, तभी दलित का भला होगा। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि जब बैकवर्ड की सरकार होगी, तब केवल बैकवर्ड का भला होगा, वरना बैकवर्ड का भला नहीं हो सकता। अगर क्या कोई व्यक्ति ऐसा एमएलए, एमपी भारत में ऐसा है, जो ये कह सकता है कि उसे केवल एक ही जात का वोट मिला हो? सब हर जो भी जीतता है या जो नंबर 2 रहता है, उसको भी तमाम जातियों का वोट मिलता है। इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, वो अपना एक सामाजिक समीकरण बनाती है। बीजेपी भी बनाती है, कांग्रेस भी बनाती थी, आरजेडी भी बना रही है और समाजवादी पार्टी का तो बहुत बेशर्मी भरा है पीडीए, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, और बाकी लोगों को जो है हिंद महासागर में बहा देंगे क्या? क्या बाकी लोगों को भारत के संविधान में कोई अधिकार नहीं है? तो ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो हमेशा एक संकीर्णता भरे मुद्दे को, जाति है, भाषा है, मज़हब है, क्षेत्र है, क्षेत्रीयता है, या सब नेशनलिज्म है कि साहब हमको नया राज्य चाहिए या हमको भारत से अलग होना है। ये इस तरह के मुद्दों पे चलती है और ये हमेशा बहुत ही संकीर्ण होती है, सेक्टेरियन होती है और और हमेशा जो है जो जो देश का, समाज का जो सामूहिक हित होता है, उसके हमेशा ये हमेशा उसके विरुद्ध होती है। वही राजनीति हमेशा समाजवादी पार्टी ने की है, वही राजनीति बहुजन समाज पार्टी ने की है। अब जिस तरीके से बीजेपी ने जो दीनदयाल उपाध्याय का 60 के दशक का नारा था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, वो कोई हो, वो किसी जाति का हो, वो किसी मज़हब का हो, जाति से मतलब नहीं है, मज़हब से मतलब नहीं है। यदि वो य यदि वो आदमी वंचित है, उसको जीवन की मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है, उसके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, आवास नहीं है, पेयजल नहीं है, तो उसको जो है इसका लाभ मिलना चाहिए। शिक्षा का लाभ मिलना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। वही आज आज उसी को नए नाम से जो है 2014 से भारत सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। यही तो है ये। यही है समावेशी राजनीति, यही है इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कभी कर ही नहीं सकते और ना इन्होंने कभी की है। और ये पीरियड की जो राजनीति है, ये भी बहुत ही संकीर्ण आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। ये पूरे समाज के लिए नहीं है। और ये जो बहन जी की सभा होने जा रही है लखनऊ में, जी। इसका मतलब? देखिए, कल जो है पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम की जो है पुण्यतिथि है, अक्टूबर 9। तो ये इस अवसर पर रैली हो रही है और बहुजन समाज पार्टी को अब ये मालूम है कि 2012, 2017, 2022 3 असेंबली चुनाव में लगातार वो पिछड़ती जा रही हैं और अगर ऐसे ही पिछड़ती गई, तो अब उनका जो कोर वोट जो जो उनको मिल जाता था 10-12%, अब वो भी नहीं मिलेगा 2027 में, अगर उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि हम सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो लोग डाटा के आधार पर फील्ड में जाके स्टडी करते हैं और जिन लोगों ने यूपी की पॉलिटिक्स को पिछले 35 सालों में देखा है, तो बहुजन समाज पार्टी का जो या जो जाति और मजहब के नाम पर जो पार्टियां आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या संकीर्ण अस्मिता की राजनीति करती हैं, उनके रिवाइवल का, उनके पुनर्जीवित होने का युग अब समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास या हिंदुत्व की राजनीति के जरिए एक समावेशी, एक इंक्लूसिव राजनीति चलाई है, पे काम किया है और जिस तरीके से अपनी कल्याणकारी योजनाओं का फोकस में सबको रखा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उसके बाद जो है जाति की अपील जो है अब बहुत कमजोर पड़ चुकी है।
मैं भी जो है 17 में, 19 में, 22 में, 24 में चुनाव में बहुत जगह गया यूपी में। अब लोगों को लगता है कि ये भाई, ये जाति के नाम पर सवर्ण जातियों को गाली देके हम कब तक चलेंगे? ये 80 के दशक से मायावती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गाली दे रही है सवर्णों को, ब्राह्मणों को। ठीक है भाई, गाली दो, लेकिन हम केवल गाली के बल पर कब तक काम चलाएंगे? तो ये गाली और ये एस्पिरेशन, यानी जो लोगों की अपनी आकांक्षा थी, इसके बीच का जो गैप था, उसको इस सबका साथ सबका विकास ने भरा है। और जिस तरीके से बीजेपी ने जो वंचित जातियां हैं, वो दलित भी हैं, वो अति पिछड़े भी हैं, जिस तरीके से उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इंटीग्रेट किया है, और जिस तरीके से उनके साथ जो कांशीराम का नारा था कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो अब बीजेपी ने वोट भी उनका है, राज भी उनका कर दिया है। एक 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 व्यक्ति दलित समुदाय से भारत का राष्ट्रपति बना, एक एक महिला जो जनजाति समाज की है, ट्राइबल की है, वो राष्ट्रपति बनी। एक व्यक्ति जो पिछड़े वर्ग से है, वो उपराष्ट्रपति हैं। उसके पहले जाट थे, वो भी पिछड़े वर्ग से हैं। तो यानी आपने एक्चुअल शेयरिंग ऑफ पावर की है, एक्चुअल डेलीगेशन ऑफ पावर की है। जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में एक्चुअल पावर हमेशा एक परिवार, एक जाति के लिए ही आरक्षित है। तो बीजेपी ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि केवल जो है पिछड़े वर्गों का विकास सपा ही कर सकती है। सपा में विकास खाली यादवों का होगा। बहुजन समाज पार्टी में विकास केवल जाटवों का होगा, पासियों का, अन्य दलित जातियों का नहीं होगा। तो इस सब चीज से अब जो है अब जो राजनीति है बहुत आगे आ चुकी है। और जब जब जातीयता की संकीर्ण आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जब उसका विलय हो जाता है, तो वो ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री अगर दलित है, कोई या राष्ट्रपति जो है शेड्यूल कास्ट समाज से है, तो वो केवल वहां अपनी जाति के आधार पर तो उसको एक उसकी पहचान है ही, लेकिन अब वो मुख्य धारा का हिस्सा है। कोई उससे ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कोई एहसान किया है, या तुमको कोई हमने जो है एक सांत्वना पुरस्कार दिया है जाति के आधार पर। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी, वैसे तुम भी हो भाई। आपके आपके सारे अधिकार वही हैं जो किसी अन्य नेता के, किसी अन्य जाति के नेता के हैं। तो ये जो भारत की राजनीति में पिछले 10 साल में जो परिवर्तन आया है, इससे भी जो है बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जिस तरीके से कुंभ मेले के जो हुआ था पिछला, ये आपके 25 के पहले वाला, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रयागराज में जो वहां सफाई कर्मचारी थे उनके पैरों को धोया, पोंछा, उनको जो है पुरस्कार दिया, और उनको तमाम जो है गिफ्ट और भेंट दी। तो लोगों को लग सकता है कि साहब ये तो नाटक है, गिमिक्री है। आपने क्यों नहीं कर लिया? बिल्कुल। समाज में संदेश तो गया ना एक, कि ये प्राइम मिनिस्टर जो समाज के सबसे अंतिम वर्ग की परवाह करता है। और जिस तरीके से, और आप अगर पिछले 10 साल में जिन लोगों को पद्म श्री, पद्म भूषण दिया जाता है, अगर उनकी लिस्ट आप देख लें, तो उसमें आपको आधे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास दिल्ली आने का पैसा नहीं था। उसमें उसमें कुछ महिलाएं ट्राइबल समाज की है, उड़ीसा की, झारखंड की, कर्नाटक की, जिन्होंने कभी दिल्ली कभी देखी ही नहीं थी। तो तो जिस तरीके से जो वास्तविक रूप से जो वंचित वर्ग था, उसको जिस तरीके से मुख्य धारा में लाया गया है, ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। तो अब ये जो तो ये सब जो है कभी लोगों ने सोचा नहीं किया। और एक बात बहुत पहले एक समाजशास्त्री ने कही थी कि लड़ाई ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, लड़ाई ब्राह्मण बनने की है। यानी ब्राह्मण केवल एक जाति नहीं है, ब्राह्मण एक कुलीनता का इंडेक्स है, ब्राह्मण एक कुलीनता का मानक है। तो अब सभी लोग कुलीन हो गए। अब आज की तारीख में कोई जाति हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई जाति का हो, वो सब लोग सहज भाव से पांव छूते हैं बहन जी का, या मुलायम सिंह यादव का, या मायावती का। और ये सही बात भी है कि ये कौन सा तर्क है कि खाली ब्राह्मण के ही पांव छुए जाएंगे,
या किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के ही पांव छुए जाएंगे कि वो ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, कायस्थ होगा, बनिया होगा। एवरीबॉडी, जो व्यक्ति योग्य है, जो व्यक्ति हमसे बुजुर्ग है, जो व्यक्ति जो व्यक्ति हमारे लिए सम्मानित है, उसके पांव छूना एक सहज सामान्य शिष्टाचार है। इसमें जाति कहाँ से आ गई? हाँ, राजनीति में लेकिन जब कोई किसी के लेकिन लेकिन राजनी भट्ट जी, साहब, मायावती ने जो काम किए हैं, उसका नतीजा तो वो भुगत रही हैं। खुद ऊँचे ये सिंहासन काम पर तो बैठ उन्होंने कर किया है। के बहन जी ने एक खुद काम तो ये किया है कि खुद अब दलित ऊँचे अपने बल सिंहासन पर एक एक जी, मिनट एक जी, खुद जी, जी। ऊँचे सिंहासन पर बैठती थी और बड़े से हाँ, बड़े पार्टी के नेता को अपने चरणों में बैठाती थी। हाँ। नोटों की भारी भरकम मालाएँ, सोने चांदी के मुकुट, कई-कई सौ हुँ, करोड़ रुपया जब नोटबंदी हुई थी, उन्हीं के हुँ, यहाँ से मिले थे। उन्होंने ही 300-400 करोड़ रुपया उस दौरान बैंक में जमा कराए थे। तो पब्लिक ये भी हुँ। सब नोट करती है कि आप जो करा रही हैं, जो पैर छुआ रही हैं, पैरों में बैठा रही हैं, वहाँ तक तो ठीक है, कर लो जो करना है। लेकिन जब मौका आता है तो लोग जवाब देते हैं उसका। आज क्या औकात रह गई है मायावती की उत्तर प्रदेश में? मैं केवल एक बात ये कह रहा हूँ कि जिस युग में बहन जी ने ये काम किया, उस समय उनका वर्ग इससे प्रसन्न होता था। उसपे आपत्ति आप कर सकते हैं, लेकिन वो वर्ग अब प्रसन्न नहीं होता। और बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का एक एक योगदान तो रहेगा ही कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ बहुजन समाज पार्टी के उभार के कारण, उसी के कारण आज जो है समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज उनकी शर्तों पर उनके पीछे डोरे डाल रही हैं। और आज और जब उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गया, तो आज यही वंचित वर्ग इस योग्य हो गया है कि ये बीजेपी की सरकार से जो आर्थिक एम्पावरमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं, वो उसका लाभ भी अधिकार पूर्वक ले रहा है। सरकार ये नहीं कह सकती हम आपके ऊपर कोई परोपकार कर रहे हैं। तो ये एक एक चेंज आया है। और सोशल चेंज एक बहुत धीमी और बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। और यदि हम उसको इतिहास के संदर्भ में देखेंगे, तभी उसके महत्व को, उसकी प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। वरना केवल कि आज हम कह दें क्या हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने क्या क्या हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ये सब चीज, अब ये सब बातें इतिहासकाल हो चुकी हैं। जो सोशल पॉलिटिकल लेवल पे जो चेंज आया है, उसमें सकारात्मक योगदान समाजवादी पार्टी का भी है, उसमें सकारात्मक योगदान बहुजन समाज पार्टी का भी है। वो अलग बात है, ये पार्टियां जिस उद्देश्य को लेके चली थी, उसको लेके भटक गई। शरद यादव जो नेता अभी दुनिया में नहीं रहे, वो कहते थे कि सामाजिक न्याय आंदोलन को यूपी और बिहार के 2 यादव परिवारों ने अपने परिवार के भले के लिए बेच दिया, बर्बाद कर दिया। लालू यादव का क्या लेना देना सामाजिक न्याय से है? अखिलेश चलिए यादव का क्या लेना देना सामाजिक न्याय से है भाई? आज तो आज की तो दूसरी तो जी, आज की दूसरी घटना की तरफ बढ़ते हैं। धीरेन जी का स्वागत कर लें। धीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। आप धीरेन जी से ही शुरुआत करता हूं। बल्कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहब एक बयान दिया है। वो बयान कहाँ दिया है, जरा पहले दर्शकों से वो बात साझा कर लेते हैं। आज नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। 19,000 करोड़ की लागत आई है इस पर और अडानी का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अडानी की कंपनी ने ही इसको बनाया भी है। तो ये वहाँ के कुछ विजुअल्स हैं। बहुत ही भव्य ये एक एयरपोर्ट बना है और कुछ अंदर के दृश्य हैं ये। इसको एशिया ही नहीं, दुनिया के सबसे अत्याधुनिक और भव्य एयरपोर्ट्स में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में इसकी गिनती हुई है। और यह अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल भेंट करते हुए और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान करते हुए देखे जा सकते हैं। अब कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सयान में देख रहा था ट्विटर पर, उनका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकलता ही है और वो निकलेगा, वो स्वाभाविक है। तो मैं जिस बयान की बात कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो जरा एक बार देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है अपने बयान में। उन्होंने कहा है कि 2008 में कांग्रेस ने कमजोरी का मैसेज दिया। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ
सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना। तब की कांग्रेस सरकार ने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकियों के सामने घुटने टेके। हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता और जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तैयार थी। पूरा देश भी यही चाहता था, लेकिन उस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर अटैक करने से रोक लिया। प्रधानमंत्री ने आज भी अमेरिका का नाम नहीं लिया। धीरेन जी, हम और आप तो ले सकते हैं। कोंडालीजा राइस आई थी और उन्होंने प्रेशराइज किया था मनमोहन सरकार को कि आप पाकिस्तान पर अटैक ना करें। ये बयान जो प्रधानमंत्री का है, मुझे लगता है कि ये बयान राहुल गांधी के उस बयान का प्रत्युत्तर है जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और कहा नरेंद्र सरेंडर। तो आज उन्होंने बताया है कि सरेंडर एक्चुअल में किसने किया था 2008 में। अभी तो पहलगाम में 26 या 28 लोगों की हत्याएं की गई थी, जेनोसाइड किया गया था। मुंबई में तो 166 लोग मारे गए थे। 67 लोग। देखिए, प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी हमले को सहेज लेते हैं, उसको रख लेते हैं और फिर सही समय पर उसका जवाब देते हैं। क्योंकि जब चिदम्बरम ने बयान दिया था बीजेपी की तरफ से, उस पर बहुत सारे अटैक भी हुए। हालांकि वो संदर्भ खत्म हो चला था, लेकिन और पूरे देश में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी शायद सबसे अच्छे तरीके से जानते होंगे, जितना हम लोग बहस करते हैं उनके लिए, वो उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि कम से कम राष्ट्रवाद का मुद्दा ऐसा है जिस पर इस देश की जनता उनके और राहुल के बीच में कोई तुलना की बात सोचती नहीं, सिर्फ हंस सकती है। तो इसलिए उनको ये भी मालूम है। लेकिन आज मुंबई में वो थे और मुंबई में एक बड़ी उसका उद्घाटन भी किया गया, लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि मुंबई में हम लोग सभी लोग जाते ही हैं और इतना चुनाव और तमाम चीजें कवर करने जाते हैं। मुंबई दिल्ली के बाद सबसे बड़ा मक्का माना जाता है अगर हम लोग मीडिया का कहें। तो आज उन्होंने उस चीज को जब दोहराया तो वो सिर्फ ये बता देना चाहते थे कार्यकर्ताओं को और उनको कि वो जो आरोप आपके नेता लगा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और उन लोगों को था, उसकी इतनी ही हैसियत है बस कि आपकी पार्टी का ही गृह मंत्री जो रह चुका वही उसको ये स्वीकार खुद कर रहा है कि उसकी सरकार को किसी राष्ट्रपति को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहां से बिल क्लिंटन को या किसी को, ओबामा को ये नहीं कहना पड़ा कि आप रुक जाइए या आप अटैक मत कीजिए। उनको मालूम है कि सिर्फ एक कोंडालीजा राइस आएंगी और वो कह देंगी और ये पूरी सरकार घुटनों के बल आ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जिक्र किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इस सरकार से पहले, मैं एक होम मिनिस्ट्री में, चूंकि इटालियन मैरीन वाला मामला था जिसमें याद होगा कि भारतीय मछुआरों को गोली चला के मार दिया था उन लोगों ने, फिर बाद में उनके वापस भेज दिया गया उनके यहाँ सजा पूरी करने के लिए। उसमें बड़ा लंबा था। तो एक उस मीटिंग में जो हिंदुस्तान की तरफ से लोग हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि उसमें पैसे दिलवाए गए थे उनके परिवार वालों को जो मछुआरे मर गए थे, तो उसमें जो यहाँ से हिंदुस्तान की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल में थे उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम के भी एक सीनियर अधिकारी थे। तो उस दिन हम लोग जब बातचीत पर बैठे थे तो अचानक वो फट पड़े। उन्होंने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो एमईए वाले, वो बहुत ही गुस्से में थे कि ये एमईए वाले हमारी तरफ है कि इटली की तरफ है। तो वो जो कोंडालीजा राइस के कहने भर पर घुटने टेक गए जिन लोगों ने, उन लोगों को ये बार बार कहने से कि साहब नरेंद्र सरेंडर या वो, ये दरअसल ऐसा ही है कि बेशर्मी आप दिखाना चाहते हैं और आप जो है झूठ की उसको बार बार आपको लगता है कि जनता आपकी इन बातों से बहुत खुश होगी। दरअसल वो जानते हैं, मुझे लगता है कि उनको ये शायद इतनी भी समझ पॉलिटिकल होनी चाहिए कि हो सकता है इससे उनके समर्थक जरूर उछल के उसको ट्वीट करने लगे, लेकिन देश की जनता में इससे ज्यादा, क्योंकि उसी समय था, देखिए अभी तो चिदम्बरम ने बोल दिया, लेकिन ये बात
हर आदमी को मालूम थी देश के, क्योंकि उस समय देश उबल रहा था। वो घटना तो चूंकि हम सभी ने कवर की है, मैं तो वहीं लगातार उसी से था, वहीं तुरंत पहुंच गए थे हम लोग। 27 की सुबह पर वहां थे, 26 की रात में अटैक हुआ था। 26 की रात में 11 बजे के बाद दिल्ली से कोई फ्लाइट उड़ी नहीं थी, लिहाजा तमाम पत्रकार अगले दिन सुबह की पहली फ्लाइट, वो पूरी सिर्फ पत्रकारों की फ्लाइट थी, और हम लोग 6 दिसंबर या 8 दिसंबर तक शायद वहीं लोग घूम रहे थे, तमाम चीजें। तो पूरे देश को ये यकीन था कि ये पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए, पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए। पाकिस्तान को, चूंकि आप बने किस लिए हैं भाई, आपने ये खिलौने दिवाली के लिए थोड़े ही रख रखे हैं। ये भी इस देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा कि ये जो परमाणु बम है ये हम लोगों ने क्या दिवाली के लिए रख रखे हैं। तो आप अगर इतनी बड़ी चोट सह रहे हैं और उस पर एक विदेश मंत्री आके किसी दुनिया का आपको बोल देता है, तो ये तो सबसे कमजोर सरकार थी। अगर ये देखा जाए, जो प्रधानमंत्री जिसकी छवि ये बताई गई थी कि उसने जब न्यूक्लियर डील पे पूरे देश की नहीं मानी और वो खड़ा हो गया, और उसने, अरे भाई तूने उसकी नहीं मानी तो उसमें भी माना जा सकता था। वो सबसे बड़ा शर्मिंदगी का, अगर दुनिया के 10 बड़े डेयरिंग अटैक माने जाएंगे तो मुंबई का उसमें से होगा, और दुनिया के 10 बड़े सबसे कमजोर सरकारों को गिना जाएगा किसी के बदले, तो इसमें ये पहले नंबर पे होगा ये सरकार। क्योंकि आपके सामने 3 दिन तक वो शहर पंगु बना रहा, पूरे देश के तमाम लोग देखते रहे, गृह मंत्री कुछ और है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक साजिशन, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। देश की जनता तो फिर बाद में बहुत धीरे से समझी कि पाकिस्तान ने इतना वेल प्लान किया हुआ था कि इस देश का होम सेक्रेटरी, कभी यूपी का वो भी रहा है मधुकर, वो जो है वहां मौजूद था, पाकिस्तान में था, वो और सिर्फ पाकिस्तान में था, वो सिर्फ पाकिस्तान में था। हाँ, यू आर राइट। मधुकर गुप्ता ले गए थे मरी में, जहां कोई भी नेटवर्क था ही नहीं। तो आप इतने वेल प्लान्ड अटैक को, जो पूरी तरह से सरकार के केंद्र में था, यहां तो आपको देना पड़ा भाई। ऑपरेशन सिंदूर में आपको बताना पड़ा कि पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि वहां है। वो तो सीधे तौर पर कमांड कर रहे थे, आईएसआई का आदमी वहां बैठा था, सजाद वहां से कंट्रोल रूम में था। तो आपके पास तो कोई ऐसा कारण था ही नहीं कि पाकिस्तान पर आप अटैक करते और पूरी दुनिया आपका साथ ना देती, क्योंकि वो तो आपके सामने देख रहा, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होती। इसराइल के खिलाफ जाने पता नहीं कितने वेस्ट कंट्रीज ने अमेरिका से बदला लेने के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देनी शुरू कर दी, लेकिन वो लड़ रहा है। आप तो उस समय भी इतनी ताकत होगी जितनी अभी है। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान उस समय आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर था। बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री आज ये बताना चाह रहे थे कि आपकी जो हवा के गुब्बारे हैं, इनसे आप खुश हो सकते हैं, आपके लोग खुश हो सकते हैं। जनता को मालूम है कि गुब्बारों के नीचे कोई बुग्गी थोड़ी ही बांधी जाती है कि वो उड़ जाएगी। ये तमाम लोग मुझे आज प्रधानमंत्री मोदी का, मैं ये समझता हूं कि वो अच्छे से जानते हैं, और चूंकि आज मुंबई में थे और उसके बाद उन्होंने सही जगह पर उसको बताया। ये बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन नहीं है, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पैर तो काट के हैं, आपके चलने की बात छोड़ दीजिए आप। तो मुझे लगता है कि समयानुकूल जवाब है और बताने का है सिर्फ ये इशारा, क्योंकि इससे वोटर तो, मैं एक भी वोटर को मैं नहीं मानता कि पूरे देश के एक भी वोटर को कोई एक मात्र भी रंच मात्र का भी ये शक हो सकता है कि ये सरकार और पहली सरकार में क्या अंतर है। कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में इस सरकार को पहली सरकार के साथ नहीं, उससे पहली सरकारों के साथ भी कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आज जब 71 का वार हुआ तब पाकिस्तान कोई परमाणु ताकत नहीं था, हिंदुस्तान के पास भी नहीं थी। 74 में हम लोगों ने पहला 10 मई 1974 को हमने बुद्ध हमारे यहाँ मुस्कुराए थे, लेकिन पाकिस्तान ने तो 1996 के बाद वो हासिल की थी ताकत, और इसके बावजूद 2008-10 में वो पाकिस्तान था, आप भी थे। लेकिन अब पाकिस्तान के पास, अगर हम लोग इंटरनेशनल जो संस्थाओं जो इन पर रिकॉर्ड रखती है किस पे किस देश पर कितने परमाणु बम है, तो पाकिस्तान के पास 170 है, हमारे पास 160 है। हम उनसे कम है अगर इंटरनेशनल, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पूरा एक एक उसको वॉच करती हैं। उसके बावजूद आपने, मैं उस दिन भी हैरान था, मैंने ये कहा कि अटैक बालाकोट पे बड़ी चीज नहीं थी, बालाकोट पे अटैक बड़ा नहीं था, बड़ा चीज ये थी कि भारत ने उस थ्रेशोल्ड को पार कर लिया जो एटॉमिक धमकी थी। 22 मिनट तक उनके एयर स्पेस पर अगर हम लोग कैप्चर करते हैं तो एक परमाणु बम संपन्न देश के खिलाफ इससे बड़ी ताकत का इजहार कुछ हो ही नहीं सकता।
तो ये ज्यादा मुश्किल हालात में किया गया। और इस बार तो आप देख रहे हैं कि ये देश इस बात को भी बर्दाश्त नहीं कर रहा कि अमेरिकन राष्ट्रपति जो अगर ये मान लेते, हाँ उसके लिए हम लोग लिख देते कि हाँ साहब आपने कराया, लेकिन ये तब शायद वो बहुत आसान हो जाती है दुनिया। लेकिन उन्होंने खड़े होने की कोशिश की 50 बार, आज तक वो कहते पाकिस्तान घुटनों के बल गिर गया। वो जाके रेयर अर्थ मेटल बेच रहा है, उनको फ्री में गिफ्ट कर रहा है, उसके बेटे को प्रोजेक्ट दे रहा है। लेकिन भारत खड़ा है, अपनी रीढ़ को खड़ा रखा और रीढ़ को सीधी रखने की जितनी कीमत चुकानी पड़ती है वो चुका रहा है ये देश, लेकिन हट नहीं रहा। जी, केवल मुंबई अटैक के बाद ही कांग्रेस खामोश होकर के नहीं बैठ गई अमेरिका के दबाव में। एक खबर तो ये भी है कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान में बाढ़ आई थी और बाढ़ राहत सामग्री भी भेजी गई थी, अनाज भी भेजा गया था और 215 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मदद भी दी गई थी। और ये भी सूचना है कि पीवी नरसिम्हा राव के समय भी परमाणु परीक्षण किया जाना था, लेकिन अमेरिका को पता चल गया और उसको टाल दिया गया। जी वीरेन जी। अरे सर तहव्वुर राणा अमेरिका से उसका एक्सट्रेडिशन हो गया है। अभी तहव्वुर राणा की जो है बहुत राज उगलेगा, वो सब आना बाकी है। और आरवीएस मनी जो जो उस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी थे, उन्होंने कई किताबें लिखी उसके ऊपर, आप पढ़िए उसको, सारा ब्यौरा है। और इसमें यहाँ तक कहा गया है कि 26/11 के अटैक के 2 दिन के अंदर आरएसएस की साजिश नाम की पुस्तक जो है छप के आ गई, उसका विमोचन भी हो गया। और उसका विमोचन करने वाले दिग्विजय सिंह थे, और एक जो है बहुत जिहादी किस्म का एडिटर था, एक उर्दू अखबार का, अजीज बर्नी, अजीज बर्नी। और एक जो है मुसलमान एडीजी था, आईपीएस ऑफिसर एस एम मुशर्रफ, उसकी भी किताब आ गई, हुक टिल कर करे। तो ये बकायदा ये बकायदा बीजेपी को, आरएसएस को हिंदू आतंकवाद के आरोप में फंसाने की का पूरा ऑपरेशन था। इसीलिए अजमल कसाब के हाथ में कड़ावा बंधा हुआ था। वो तो कहीं जिंदा पकड़ गया तो कहानी खुल गई, वरना जो है अगर वो मार दिया गया होता तो ये भी जो है ये मामला दब गया होता। तो ये नहीं जो है, मैं 1 मिनट सर को रोकना चाहूंगा, मैं बताना, माफ करना। जी जी। दरअसल ओमकार सर, ये बड़ी चीज नहीं है ये इन्होंने मदद की ये सब की, इससे भी बड़ी चीज ये है कि उसके कुछ दिन बाद ही इस देश के माननीय बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, जो अपना फैसला नहीं ले सकते थे और ये भी हाथ नहीं मिला सकते थे और चुनाव हार चुके थे, उन माननीय प्रधानमंत्री ने हवाना में पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ही दिन बाद ये कहा पाकिस्तान भी आतंक का पीड़ित देश है। ये शर्मनाक बात है। अगर कोई देश होता या जेएनजी की कहानी बताने वाले होते या जेएनजी नाम की कोई चीज इस देश में उस समय होती तो प्रधानमंत्री का प्लेन वापस नहीं उतरता इस देश में। और तो इतनी सारी कहानियां हैं कि ब्रिटेन की संसद में जो शख्स ये कह सकता हो कि हमको सभ्य बनाया, तो वो कहानियां तो इतनी है कांग्रेस के लिए। वो कुछ ही दिन बाद 26/11 के कुछ ही दिन बाद वो आदमी ये कह रहा है, इस देश का प्रधानमंत्री, कि साहब वो भी आतंकवाद पीड़ित देश है। अरे दुनिया में धीरेन जी शर्मल शेख में क्या कहकर के आए थे? शर्मल शेख में तो ये मान लिया था कि बलूचिस्तान के आतंकवाद में भारत का भी हाथ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस के ऐसे ऐसे कर्मकांड हैं, ऐसे ऐसे कुकृत्य हैं, तो या तो ये ढोंग और पाखंड करते हैं राहुल गांधी कि हमें पता नहीं है कि क्या क्या पाप किए हैं, या ये इस देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि उसे कोई जानकारी नहीं है, या उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। ये किस आप सवाल कर रहे हैं सर? जी जी, आप चाहें तो टिप्पणी कर सकते हैं। दरअसल मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का जो अकेलापन है ना, वो इस लेवल पे चला गया कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि अब वो उनको
आसपास के लोग सही बता भी पाए। अगर कोई बताना भी चाहता होगा तो उसकी हैसियत नहीं है कि वो ये कह सके कि बीजेपी इस आपके बयान का फायदा उठा सकती है। मजबूरी ये है, सब ये राजा की उस ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि हाँ इस पे घोड़े भी बने हुए हैं, दूसरा कह रहा कि इस पे उड़ते हुए मोर बहुत सुंदर लग रहे हैं, तीसरा कोई ये कह रहा, कोई ये नहीं कह पा रहा कि राजा साहब आप नंगे हैं। किसी की हैसियत नहीं हो पा रही है। ये दिक्कत हो गई है कांग्रेस में। कांग्रेस में अब ये भी आ गया है कि अब जो मैच्योरिटी की एज है वो 65 से 75 के बीच की है। मैच्योरिटी की 18 नहीं है। तो अभी टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा अभी। अभी अभी तो तो अभी कम अभी से तो अभी कम से कम 10 साल और, अभी 10 साल तो और लगेंगे। आपकी कैटेगरी के हिसाब से सोनिया गांधी मैच्योर हैं? जी जी, वो तो है, वो तो है। उन्होंने जो है जो उनका रिकॉर्ड रहा है और जितना देश को लूटा गया है, उसके बाद क्या इसके बाद क्या शंका है। लेकिन ये जो मैच्योरिटी एज जो 65 बढ़ा दी गई है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए था। सही है। ये उनका तो ऐसा। प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो थोड़ा और दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अरे जब नरेंद्र ज- मोदी जब जब मोदी जी से ट्रंप अपने बाल नोच रहा है, 50 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया, और मोदी जी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो ट्रंप को कुछ सीखना चाहिए था राहुल गांधी से। ये 11 साल से गाली दे रहा है और मोदी जी बहुत सहज भाव से उसका जो उत्तर देते हैं, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। और राहुल गांधी 11 साल में क्या कर पाए? अब तो 12वां साल चालू हो गया मोदी जी का। तो ट्रम्प को लीजिए, कम से कम राहुल गांधी से कोई सबक लेना चाहिए था। आपके लिए सवाल आ गया है, आप इसका जवाब दीजिए। अब ये सोशल मीडिया में जिस व्यक्ति ने शोध किया है मैच्योरिटी की नई एज का, उसी से पूछ के बताऊंगा। और वैसे तो हम लोगों में तो ऐसी परंपरा नहीं है। लेकिन यदि आप एक खास मजहब के आप अगर मानने वाले हैं, तो कोई कोई उम्र बंधन नहीं है और कोई संख्या भी बंधन नहीं है कि 2, 4, 5, 8, 10 जितनी चाहे कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपका भी, और वीरेंद्र जी आपका भी। आप दोनों जुड़े और इतना समय निकाला, महत्वपूर्ण चर्चा। थैंक यू सो मच। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।